हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम 3 वीडियो ला चुके हैं। फर्स्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, सेकंड के अंदर हमने रेजिस्टेंस के ऊपर बात की थी, थर्ड के अंदर हमने सेल के बारे में बात की थी और केसीएल केवीएल के बारे में बात की थी। और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो देखिए, सेल जो है वो दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक्चुअल में 3 है लेकिन रियलिटी में 2 ही हैं, तीसरे को जबरदस्ती बनाया गया है। सो पहला है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाने के लिए आपको किसी तरह की कोई नियम की पालना नहीं करनी। जैसा आपने पढ़ा है वैसा हम एक के बाद एक लगा देते हैं इसको सीरीज में। ठीक है, माना तो इस तरह से एन सेल जो है हमारे लगे हुए हैं और यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध आर हमारा लगा हुआ है। तो ये हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका R1, इसका E2, ये R2, ये E3 और ये R3 है। अब यहाँ से क्या हुआ, धारा प्रवाहित होने लगी कितनी, I। तो धारा प्रवाहित होने लगी I, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम लगाने पर क्या आएगा, E1 माइनस, अब मैं यूँ जा रहा हूँ, तो मैं यूँ जा रहा हूँ, करंट भी जा रहा है, तो माइनस का I इंटू आर माइनस आई इंटू R3। देन इसके बाद जब हम यूँ जाएंगे तो माइनस, हम प्लस जा रहे हैं तो प्लस का आएगा E3 माइनस आई इंटू R2 प्लस का आएगा E2 माइनस आई इंटू R1 इक्वल टू 0। लेकिन हमें एग्जाम टाइम में समय बचाना है, तो उसके लिए क्या तरीका है, ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा तरीका में। तो ऐसे में आप सीधा डायरेक्ट लिखिए, याद जो आई का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा सिग्मा ई। जैसे यदि हम यहीं से निकालें आई का फॉर्मूला, तो आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन बाह्य प्रतिरोध कितना है, R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास है किसका फॉर्मूला, R का फॉर्मूला। तो आप क्या बोले, क्या चीज़ सेम है, तो आंसर है कि हमारे पास धारा जो है, करंट जो है वो क्या रहता है, सेम होता है। और जो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज बनती है, मतलब जो V बनता है, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो V जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमें ये दो चीज़ें जो है याद रखनी है। तो अब हमारे पास देखिए आगे क्या आता है, तो ये आ गया हमारे पास I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R। सो यदि मान लीजिए n सेल होते, यदि n सेल होते एंड सारे सेम होते, एंड ऑल आर सेम, एंड ऑल आर ऑफ सेम EMF, कितना EMF होता, E नोट होता। ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R नोट होता। देन हमारे पास I की वैल्यू क्या आती, तो I की वैल्यू आती है हमारे पास एन ई नोट अपॉन आर प्लस एन आर। तो ये हमारे पास आती है किसकी वैल्यू, I की वैल्यू एन ई नोट अपॉन आर प्लस एन आर आती। यदि n में से हमारे पास m सेल उल्टे लगा देते, इफ m सेल आउट ऑफ n सेल, n सेल आर कनेक्टेड इनवर्टली, यदि हम n में से m सेल उल्टे लगाते, इफ यदि n में से m सेल विपरीत क्रम में लगा दी जाए, तब। तो इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 सेल थे, तो इसका टोटल होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता। अब मैंने एक उल्टा लगा दिया, तो 1 प्लस 1 माइनस 1। एक उल्टा मतलब कि अभी तीनों का प्लस देखिए एक तरफ है, अब मैंने एक उल्टा लगा दिया, एक का माइनस इस तरफ कर दिया। तो अब हमारे पास कितना आता है, 1। एक को उल्टा करने पर कितना फर्क आया, 2 का, पहले 3 था अब 1 हो गया। वापिस से एक को उल्टा करने पर कितना फर्क आ गया, 2 का फर्क आ गया। तो n में से m को उल्टा करने पर कितने का फर्क आता, 2m का। सो n माइनस 2m इंटू ई। बच्चे n माइनस m कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। r प्लस रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को उल्टा लगाने पर या सीधे लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें इसलिए हमारा आंसर सेम रहता, मतलब ये हमारे पास एन आर ही रहता। तो ये होता हमारे पास आई का फॉर्मूला। तो ये है हमारा आज का पेज नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, हम आगे बात करते हैं पेज नंबर 3 के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं,
जिसे हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो हमारा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है? देखिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या चीज होगी, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से दो सेल लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो सेल लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है E1, एक लगा हुआ है E2, एक लगा हुआ है इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2। तो हमने यहाँ से क्या किया, दोनों से मिलाकर हमने एक सेल बना दिया। तो दोनों से मिलाकर हमने एक सेल बना दिया। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर खास काम में नहीं आता। ऐसा, तो ऐसा बनाने पर जब मैंने एक फॉर्मूला बनाया, तो उस फॉर्मूले में जो तुल्य ईएमएफ आएगा, मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल जो आएगा वो कितना आएगा, तो आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। सो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, E इक्वलेंट इक्वल टू E1 R2, मतलब E तुल्य जो आएगा हमारे पास वो आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 इंटू R1 प्लस R2। और जो R इक्वलेंट आएगा हमारे पास, मतलब R का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हमारे पास आएगा। तो ये आएगा हमारे पास तुल्य प्रतिरोध R। ठीक है, तो ये हमें दो याद रखने हैं। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो E इक्वलेंट को हमने यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया। तो हमारा ये बाह्य प्रतिरोध R इक्वलेंट यहाँ है, तो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा I का वो क्या आएगा, तो वो आएगा E, भैया I का फॉर्मूला E अपॉन R टोटल। R टोटल कितना है, R प्लस R इक्वलेंट है। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे पास n सेल होते, इफ वी हैव n सेल, यदि हमारे पास n सेल होते तो n सेल होने पर क्या होता सोचिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है E अपॉन R, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4। इस फॉर्मूले को आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कब तक के लिए, दो तक के लिए, क्योंकि हमने यहाँ दो तक के लिए लगाया, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को दो तक के लिए क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है किसका, E इक्वलेंट का। और R इक्वलेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो R इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, 1 अपॉन R इक्वलेंट का। अब यदि मान लीजिए हमारे पास n सेल होते, इफ वी हैव n सेल ऑफ इक्वलेंट ईएमएफ, ऑफ इक्वल ईएमएफ, सभी का ईएमएफ बराबर है ई नोट, सबका ईएमएफ बराबर है, तब ऐसे में हमारे पास ई इक्वलेंट क्या बनता, तो आप सीधा सीधा याद रखिए ई नोट। अब इसको याद कैसे रखें, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक याद रखो कि सेम, भाई पैरेलल में ईएमएफ क्या रहता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो पैरेलल में सेम वोल्टेज होने पर सेम ईएमएफ होता है, सेम रहती है। ये आप इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। नेक्स्ट आता है आर इक्वलेंट कितना होता है। तो आर इक्वलेंट जैसा हमने सीरीज में पढ़ा था, समांतर में सोचना पड़ा था, आर इक्वलेंट इक्वल टू आर बाय एन। तो ये हमने जैसा पढ़ा था वैसा का वैसा ही हो जाता। सो आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास आर बाय एन होता। ठीक है सर, तो ऐसे में अब हमारे पास आई का फॉर्मूला क्या आता। सो देखिए मैंने क्या बताया था, आई का फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, आई का फॉर्मूला मिलेगा आपको ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या होता है कि ई अपॉन, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेल है इस तरह से, तो मैंने आपको यहाँ पर आई का फॉर्मूला क्या बताया था, ये बताया था ई इक्वलेंट, यहाँ क्या था आर इक्वलेंट, और ये क्या था हमारे पास आर था। तो हमारे पास यहाँ से आई क्या आ रहा था, आई आ रहा था ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट, ये आ रहा था हमारे पास ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट आ रहा था। तो ऐसे में ई इक्वलेंट क्या है ई नोट, आर इक्वलेंट क्या है आर बाय एन। तो जब सारी वैल्यू जब आप रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आई का फॉर्मूला क्या आएगा, पैरेलल का फॉर्मूला, तो आएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। कब, ये फॉर्मूला तब आएगा हमारे पास जब क्या हो, हमारे पास पैरेलल में हो। तो आपको कंक्लूजन में क्या रखना है, ये रखना कि पैरेलल में करंट क्या रहता है,
ठीक है। सीरीज में करंट क्या रहता है, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, खासकर ये 2-3 छोटे मोटे फॉर्मूले रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ जाते हैं, इसके अलावा आपसे कोई खास छोटी मोटी बातें नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अभी जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले जो आपको बुक से मिलते हैं, ये किसी पर्टिकुलर शर्त पर होते हैं और बच्चे इसे याद रखते हैं, हाँ यार ये मिश्रित कॉम्बिनेशन या मिश्रित संयोजन भी है। बच्चों ये एक शर्त पर है बस, कि ऐसा ऐसा होगा तब ऐसा ऐसा होगा, हर बार ऐसा ये फॉर्मूला चलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूँ तो उसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, जैसे बोला गया कि किसी एक रो में या एक पंक्ति में n सेल हैं और ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, ऐसी m पंक्तियां हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे एक रो हुई हमारे पास, ये एक रो हुई, ये इस तरह से n तक है ना। अब ऐसी हमारे पास एक नहीं है, ऐसी हमारे पास n है, मतलब n, तो एक में कितने सेल लगे हैं, एक में लगे हुए हैं हमारे पास n सेल। और ऐसी कितनी रोज हैं हमारे पास, ऐसी हमारे पास रोज हैं m। तो ऐसे में क्या होगा तो ऐसे में ये होगा कि जैसे आप इसको जोड़ोगे तो एक रो का ईएमएफ क्या बन जाएगा, एन ई बन जाएगा। देखो ये सारे सीरीज में श्रेणी क्रम में, जब सारे श्रेणी क्रम में है तो सबका ईएमएफ क्या बनेगा, एन ई नोट, जो हमने पहले भी बताया था, और प्रतिरोध कितना होगा, एन आर नोट होगा। और ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, ऐसी एम पंक्तियां हैं, ऐसी हमारे पास एम पंक्तियां हैं। तो मैंने आपको बोला था कि समांतर क्रम में ईएमएफ सेम रहता है, आपको ऐसे याद रखना है। तो सबका ईएमएफ एन ई नोट, एन ई नोट, एन ई नोट, एन ई नोट, तो इसलिए ई इक्वलेंट तो क्या बनेगा, एन ई नोट ही बनने वाला है। लेकिन आर इक्वलेंट क्या बनेगा, तो आर इक्वलेंट का फॉर्मूला देखिए क्या था, आर इक्वलेंट का फॉर्मूला था आर बाई एन। आर क्या था, एक ब्रांच का प्रतिरोध, एक शाखा का प्रतिरोध, लेकिन इस बार एक शाखा का प्रतिरोध कितना है, एन आर नोट, और कितनी शाखाएं हैं, एम, तो तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा, एन आर नोट अपॉन एम। वापिस बताता हूँ, देखिए हमारे पास एन रोज थी, एन सेल थे एक पंक्ति में, तो ई ई ई ई ई एन बार जुड़ा तो ये आ गया एन ई नोट, आर 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 एन बार जुड़ा कितना आ गया, एन आर नोट। पैरेलल में कितनी बार है, एम बार है, तो क्या आ जाएगा, एन आर नोट अपॉन एम आ जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास आई का फॉर्मूला क्या था, आई का फॉर्मूला देखिए, आइए आई का फॉर्मूला क्या था, आई का फॉर्मूला था ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट। सो आई का फॉर्मूला था ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट। तो हमारे पास ई इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इक्वलेंट का फॉर्मूला बन जाएगा एन ई नोट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आर इक्वलेंट का फॉर्मूला बनेगा एन आर नोट अपॉन एम, तो एन आर नोट अपॉन एम बन जाएगा। अब आप सोचो कि शर्तें कितनी है, अब तुम सोचो सर क्या शर्त है। एक शर्त देखो, मैं एक शर्त लिखता हूँ कि एक पंक्ति में एक या सभी रो में बराबर सेल होने चाहिए, पहली शर्त, सभी रोज में इक्वल सेल होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि सभी रोज में सभी सेल सेम लगे होने चाहिए, सेम मैनर में लगे हों। अब जब इतनी दो शर्तें हैं तो इतनी दो शर्तों के बाद ये फॉर्म लग रहा है, तो इसमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो ये फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, है ना। यदि इतना, मैं कह रहा हूँ इतनी शर्तें लगने के बाद आपके फॉर्मूला काम कर रहा है, तो यदि मान लीजिए ऐसा हुआ कि कहीं ये शर्तें वैलिड नहीं हुई तो फिर तो फॉर्मूला काम करेगा नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला तभी काम करेगा जब क्या होगा, ये सारी चीजें शर्तें लगेंगी, तब ही ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एक हमारे पास आता है सेल की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ सेल। इसके ऊपर आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हालांकि ये मैं पावर में बताता आपको, लेकिन अभी सेल चल रहा तो हम सारा सेल एक साथ ही खत्म कर लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सेल, सेल की दक्षता, इसकी बात की जा रही है कि सेल की दक्षता क्या होती है। सेल की दक्षता होती है सेल की एफिशिएंसी, कि सेल कितना % पावर हमें दे रहा है। अब देखिए कैसे, क्या मतलब है,
कि मान लीजिए एक सेल है, इसका विद्युतवाहक बल है E, और यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक धारा प्रवाहित करी I। तो यदि धारा प्रवाहित करी I, यदि हमने धारा प्रवाहित करी I, तो एक बात बताइए कि इसके पास कितनी पावर निकल रही थी, सेल से निकलने वाली पावर कितनी थी। अब पावर का यदि सूत्र आपको याद है तो आपको पता होगा, सेल से निकलने पावर थी E इंटू आई। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, या आई स्क्वायर आर, या V स्क्वायर बोन आर, है ना। तो सेल से जो पावर निकल रही थी वो थी E इंटू आई। प्रतिरोध हमने ये लगाया था, ये तो आंतरिक था। इसको मिलने वाली पावर कितनी थी, लोड प्रतिरोध मतलब R या बाह्य प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस को मिलने वाली पावर कितनी थी। तो इसको मिलने वाली पावर थी आई स्क्वायर आर थी। अब आई का फॉर्मूला क्या था, आई का फॉर्मूला था ई अपॉन आर प्लस, ई अपॉन आर प्लस आर। या एक काम भी करते हैं, इस सिरे पर वोल्टेज कितनी बननी थी V, है ना, और इस सिरे पे धारा कितनी थी I। तो इसको शक्ति भी कितनी मिलेगी, I इंटू आर या V इंटू आई, जो मर्जी आप लगा सकते हैं। तो हमारे पास सेल की दक्षता क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, ये होगी आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति, इनपुट पावर, इनपुट इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है। तो आउटपुट पावर हमारे पास क्या है, आउटपुट पावर है आई स्क्वायर आर। इनपुट पावर हमारे पास क्या है, आई इंटू आर, है ना। इनपुट पावर हमारे पास क्या है, सॉरी, ई इंटू आई। तो इनपुट पावर है हमारे पास ई इंटू आई, यही तो है हमारे पास। तो इंटू क्या आ गया, 100 आ गया। तो ऐसे में आई से वैल्यू क्या होगी, कट गई। तो क्या बचा, ये बचा हमारे पास आई इंटू आर अपॉन ई इंटू 100। अब यदि आपसे पूछूं यहाँ पे आई का सूत्र क्या होगा, सो देखिए आई का सूत्र ई अपॉन आर इक्वलेंट, देखिए वहां हमने पहले भी ऐसा करा था, ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट। तो एक ही तो सेल है, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, आई का फॉर्मूला होगा हमारे पास ई अपॉन आर प्लस आर। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो ऐसे में ये वाला ई, ये वाला ई कट जाएगा। तो दक्षता का सूत्र हमारे पास क्या आएगा, दक्षता का सूत्र आएगा हमारे पास आर अपॉन आर प्लस आर इंटू 100%, ये होगी हमारे पास सेल की दक्षता। ठीक है, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें सेल की दक्षता का। क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन करते हैं। बोला गया एक सेल 10 वोल्ट 2 ओम, मतलब इसका विद्युत बल कितना है, ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, को 4 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से या एक्सटर्नल प्रतिरोध से जोड़ा गया, रेजिस्टेंस मतलब बाह्य प्रतिरोध, रेजिस्टेंस से जोड़ा गया। तब दक्षता या एफिशिएंसी ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें दक्षता करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है देखिए, बाह्य प्रतिरोध कितना है हमारे पास, तो बाह्य प्रतिरोध है हमारे पास 4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 2 ओम। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 100। तो हमारे पास नीटा आ जाएगा 4 अपॉन 6 इंटू 100, ये आ जाएगा 2/3 इंटू 100, तो नीटा आ जाएगा 66.67%। लो जी आंसर। तो इस तरह से दक्षता की क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन, ल्यूसेंट की, अरिहंत की, करतार की, लगभग सभी बुक्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियोस पे बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। सो माय email ID is yka191@gmail.com. If you have any doubt, you can mail on it.
ओके, सो पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।